रूस का विजय द्वार क्रीमिया, जहां 12 साल पहले रूसी झंडा लहराकर पुतिन ने यूक्रेन अभियान का पहला ट्रेलर रिलीज किया था। अब जेलेंस्की ने उस क्रीमिया के यूक्रेन विलय का अभियान शुरू कर दिया है। बीते एक हफ्ते से क्रीमिया पर जारी हमले इसी अभियान का पहला चरण है। जेलेंस्की क्रीमिया को निर्जन बनाने के मिशन पर हैं, जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति कर्च ब्रिज को तबाह करेंगे और इसकी तबाही के साथ ही क्रीमिया पर यूक्रेनी झंडा लहराया जाएगा। जेलेंस्की के क्रीमिया विजय का पूरा ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, आइए आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। दावा है कि जेलेंस्की ने ऑपरेशन कर्च शुरू कर दिया है। जेलेंस्की के टारगेट पर कर्च ब्रिज है, वही ब्रिज जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। जेलेंस्की के इस ऑपरेशन के कुल 2 चरण। पहले चरण में जेलेंस्की का प्लान क्रीमिया को निर्जन बनाना, इसके बाद वो कर्च ब्रिज को टारगेट करेंगे। यही वजह है कि फिलहाल जेलेंस्की सीधे ब्रिज पर हमला नहीं कर रहे हैं। 2014 में क्रीमिया का रूस में विलय करने के बाद पुतिन ने इसे अपने एक शोकेस विंडो की तरह पेश करने की कोशिश की। क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए सबसे पहले कर्च ब्रिज का निर्माण किया गया। इसके बाद क्रीमिया, जो दक्षिण क्रीमिया है, वहां पर सड़क संपर्क बेहतर करने के लिए 250 किलोमीटर लंबे तवरिदा हाईवे को तैयार किया गया, जो क्रीमिया के प्रमुख शहरों सिम्फेरोपोल और सेवस्तोपोल को जोड़ता है। 2014 में क्रीमिया बिजली के लिए यूक्रेन पर निर्भर था। इस निर्भरता को खत्म करने के लिए सिम्फेरोपोल में तवरिस्का थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया गया। इस प्लांट से जनकोई में बिजली सप्लाई होती है। इसके अलावा आम्रियांस्क, येवपतोरिया, फियोदोसिया, सुदक और दोब्रोवस्काया तक बिजली की सप्लाई करता है। ये शहर क्रीमिया के उत्तर पूर्व और पश्चिम में फैले हैं, यानी इस प्लांट से आधे से ज्यादा क्रीमिया में बिजली की सप्लाई होती है। इसके अलावा सेवस्तोपोल में वलाक्लावा थर्मल पावर प्लांट तैयार किया गया है। ये प्लांट क्रीमिया के याल्ता शहर, येवपतोरिया, अलुश्ता और बख्ची सराई तक बिजली की सप्लाई करता है। यानी दक्षिण क्रीमिया में बिजली सप्लाई का जिम्मा इसी प्लांट के ऊपर है। इसके अलावा रूस ने सोवियत काल के साकी थर्मल पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाई। इसके जरिए उत्तर के कई शहरों में बिजली ट्रांसफर होती है। कर्च और आसपास के शहरों के लिए रूस ने बिजली की अंडर वाटर केबल बिछाई। ये केबल तमन से कर्च को जोड़ती है। यानी रूस ने 12 सालों में एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया ताकि क्रीमिया को रूसी नागरिकों के रहने लायक बनाया जा सके। अब इसे ही जेलेंस्की अपने ड्रोन हमलों के जरिए तबाह कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के बाद से 5 से 8 लाख रूसी नागरिक क्रीमिया में आकर बस गए। विलय के बाद रूस ने क्रीमिया में रह रहे लोगों के लिए रूसी पासपोर्ट लेना अनिवार्य कर दिया। जिन लोगों ने रूसी नागरिकता लेने से इनकार किया, उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया। उनके सभी अधिकार छीन लिए गए और उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। स्कूली पाठ्यक्रमों को बदलकर पूरी तरह रूसी प्रणाली लागू कर दी गई। ट्रेन हमलों के बाद आधे क्रीमिया की बिजली सप्लाई कट चुकी है। पूरे क्रीमिया में तेल और गैस की किल्लत है। क्रीमिया में सभी पेट्रोल पंपों को आम लोगों को तेल नहीं देने के आदेश दिए गए। दरअसल रूस क्रीमिया और दक्षिण यूक्रेन तक हथियार, तेल और दूसरा जो जरूरी सामान है वो भेजने के लिए रेल रूट का इस्तेमाल होता है। ये रूट कर्च रेलवे ब्रिज से शुरू होकर बागेरोवो और फियादोसिया से होते हुए जनकोई तक जाता है। जनकोई से आम्रियांस्क होते हुए हथियार और तेल यूक्रेन के खैरसोन तक पहुंचते हैं, ताकि यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को जंग लड़ने के लिए सामान की कमी ना हो। यहाँ से एक रेलवे ट्रैक सेवस्तोपोल तक भी जाता है, यानी जनकोई रूस के लिए बेहद अहम है। ये रेल रूट जो है वो सेंटर पॉइंट है और जेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने हमला कर जनकोई से ठीक पहले मौजूद रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया। इन हमलों में ब्रिज को गंभीर नुकसान हुआ है। ये ब्रिज जनकोई रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का अहम जरिया था। ऐसे में इन हमलों के जरिए यूक्रेन की कोशिश क्रीमिया में हथियारों की सप्लाई को बाधित करना है, ताकि यहाँ रूस की स्थिति कमजोर की जा सके। अमेरिका ईरान के बीच वार्ता और हॉर्मुज के खुलने की खबर ने दुनिया को थोड़ा सुकून दिया था, लेकिन अब उससे भी बड़े युद्ध की आहट नजर आ रही है। यूक्रेन ने मॉस्को की रिफाइनरी को भस्म कर दिया है।
मिसाइल उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला हुआ है और क्रीमिया पर लगातार अटैक हो रहे हैं। लेकिन इस जंग का विस्तार कहां तक होने वाला है, इसका संकेत पुतिन ने दिया है। पुतिन ने दावा किया है कि पश्चिमी देश अब सिर्फ यूक्रेन की मदद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब सीधे तौर पर रूस के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने यह दावा यूरोपीय देशों में बढ़ रहे सैन्य बजट और युद्ध अभ्यास के हवाले से किया है। यूरोप को रूस से हमले की आशंका थी, अब रूस को यूरोप पर शक हो रहा है। पहले यूरोपीय नेता रूस को खतरा बताते थे, अब पुतिन यूरोप को खतरा बता रहे हैं। पुतिन की तैयारी से पहले यूरोप में दहशत थी, लेकिन अब पुतिन यूरोप की तैयारियों का हवाला दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की की पहले यूरोपीय नेताओं से मुलाकात हुई, यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मदद का भरोसा मिला। इसके बाद यूक्रेन से रूस की राजधानी पर हमले हुए। पुतिन ने कमांडर्स से कहा है कि पश्चिमी देश अब सिर्फ यूक्रेन की मदद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अब सीधे तौर पर रूस के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए लगातार अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहे हैं। जर्मनी में एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। जुलाई में एक्सरसाइज फाइटर लाइन शुरू होने वाली है। युद्ध अभ्यास में 7,000 डच आर्म फोर्सेस के सैनिक हिस्सा लेने वाले हैं। युद्ध अभ्यास में यूक्रेन से एंटी ड्रोन सिस्टम मंगवाया गया। यूक्रेन युद्ध की चुनौती से निपटने का अभ्यास किया जा रहा है। रूसी सेना के हमले के तरीकों को नाकाम करने का अभ्यास चल रहा है। बाल्टिक में इन दिनों लगातार तैयारी चल रही है। लातविया में बाल्टिक सागर के तटों पर इन बोट रैंप के निर्माण का काम चल रहा है। लातविया में निर्माण के लिए अमेरिकी सेना की विशेष कंस्ट्रक्टर बटालियन जो है वो वहां पर मौजूद रहती है। लातविया के तटों पर सैनिकों को उतारने का इंतजाम किया जा रहा है ताकि समुद्र के रास्ते से सैनिकों को यहाँ लाया जा सके। लातविया में बड़े जहाजों से सैन्य वाहन उतारने वाले रैंप भी बनाए जा रहे हैं। देखिए, ये पूरा बाल्टिक सागर से घिरा क्षेत्र है जिसमें रूस के अलावा 8 और देश हैं। इन इस क्षेत्र में नेटो सेना की हलचल तेज है। बाल्टिक में 4 जून से करीब 10 दिनों का युद्ध अभ्यास हुआ था। इसमें 15 देशों के 6,000 सैनिक शामिल हुए थे। युद्ध अभ्यास के दौरान युद्धपोत नष्ट करने का अभ्यास हुआ, सबमरीन को नष्ट करने का अभ्यास किया गया। बाल्टिक क्षेत्र में गॉटलैंड द्वीप और बॉर्नहोम द्वीप इन 2 द्वीपों का बेस की तरह इस्तेमाल किए जाने की तैयारी है। गॉटलैंड द्वीप पर सैनिकों की तैनाती शुरू भी हो चुकी है। यहाँ ब्रिटेन की सेना की मौजूदगी है। बॉर्नहोम द्वीप पर भी सेना के तैनाती शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि ये रूस के खिलाफ बाल्टिक में सेना की तैनाती है। 22 जून 1941 को हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा शुरू किया। रूस के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन में नाजी फोर्स को कामयाबी मिलती रही और फिर इसी ऑपरेशन को आगे मॉस्को पर कब्जे के लिए ऑपरेशन टाइफून में बदल दी, जिसके बाद रूस ने पलटवार करके जर्मन सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। 1944 तक रूस ने वो सब हिटलर से छीन लिया जो उसने हासिल किया था। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं दिख रही है। अब इस युद्ध का नया फ्रंट बेलारूस में खुलता दिखाई दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को हमले की सीधी चेतावनी दी है। आरोप है कि बेलारूस की जमीन से रूस यूक्रेन पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले कर रहा है। उधर बेलारूस के बचाव में रूस पूरी ताकत से उतर आया है। पुतिन ने साफ संकेत दिया है कि बेलारूस पर खतरा हुआ तो रूस का जवाब किसी भी स्तर तक जा सकता है। इस बीच जर्मनी ने भी बेलारूस की सीमा के पास 5,000 सैनिकों की पूरी ब्रिगेड तैनात कर दी है। यानी एक तरफ यूक्रेन का दबाव, दूसरी तरफ नेटो की तैनाती और तीसरी तरफ बेलारूस पर रूस का परमाणु कवच। सवाल यह है कि अगर बेलारूस में चिंगारी भड़की तो क्या यूक्रेन युद्ध पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। पहली बार यूक्रेन ने बेलारूस को नया मोर्चा खोलने की सीधी चेतावनी दी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बेलारूस की जमीन अब यूक्रेन पर हमलों के लिए खुलकर इस्तेमाल की जा रही है। बेलारूस की धरती से रूसी सेना यूक्रेन पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले कर रही है। इसलिए ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को सीधे शब्दों में अल्टीमेटम देते हुए हमले की खुली धमकी दी और यह हमला इसी हफ्ते हो सकता है। बेलारूस की सीमा 5 देशों से लगती है। बेलारूस की सीमा के इस पार यूक्रेन और उस पार बेलारूस पर रूस की छत्र छाया। बेलारूस के एक तरफ पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे नाटो देश भी हैं और यूरोप की चिंता है कि अब यह पूरा इलाका एक नए विस्फोटक मोर्चे में बदलने वाला है। यूरोप और यूक्रेन ने मिलकर बेलारूस को हर तरफ से घेरने का पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इसे नेटो और जर्मनी का मिशन 2027 कहा जा रहा है। जर्मनी ने लिथुआनिया में अपनी एक पूरी मिलिट्री ब्रिगेड तैयार करने का फैसला किया है। बेलारूस की सीमा पर करीब 5,000 जर्मन सैनिक पहरा देंगे।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब जर्मन सैनिक अपनी सीमा से बाहर इस तरह पूरी मिलिट्री ब्रिगेड तैनात कर रहे हैं। और इस चक्रव्यूह में दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की हैं, जो बेलारूस पर सीधे हमलों का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस के गोमेल और ब्रेस्ट प्रांत में बेलारूस ने अपने शक्तिशाली ड्रोन सिग्नल बूस्टर और कम से कम 4 बड़े ड्रोन रिले स्टेशन एक्टिव कर दिए हैं। इन स्टेशन से निकलने वाले हाईटेक सिग्नलों के दम पर यूक्रेन के कई शहरों की तरफ लगातार मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। यूक्रेन के भीतर लंबी दूरी तक किए जाने वाले हमलों में बेलारूस रूस का सबसे बड़ा तकनीकी मददगार बना हुआ है। सिग्नल बूस्टर्स की वजह से रूसी ड्रोनों की सिग्नल रेंज कई गुना बढ़ जाती है। इसके जरिए रूसी सेना को हमलों की बिल्कुल लाइव लोकेशन मिलती रहती है और खराब मौसम में भी रूस का अपने ड्रोन और मिसाइलों पर मजबूत कंट्रोल लिंक बना रहता है। अब ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को हमले की सख्त चेतावनी देते हुए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। इस साल बेलारूस से रूस को होने वाली पेट्रोल की सप्लाई पिछले साल के मुकाबले 13 गुना ऊपर जा चुकी। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को चलाने के लिए बेलारूस से डीजल की सप्लाई भी 3 गुना बढ़ गई है। बेलारूस की सुरक्षा के लिए रूस ने उसके सिर पर एक अभेद्य परमाणु कवच तान दिया है। इस सुरक्षा घेरे की सबसे बड़ी ताकत है दोनों देशों के बीच हुई यूनियन स्टेट सुरक्षा गारंटी संधि, जो मार्च 2025 से लागू है। अगले 10 साल के लिए की गई ये सुरक्षा संधि बेलारूस को रूस की तरफ से सुरक्षा की गारंटी देती है। इसी संधि के तहत बेलारूस की धरती पर रूस के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पहले से ही तैनात किए जा चुके हैं। और अब पुतिन और लुकाशेंको के बीच एक आपात बैठक होने जा रही है, जिसमें यूक्रेन और नेटो की इस घेराबंदी के खिलाफ आक्रामक रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। ईरान जंग की शुरुआत के समय जिस मुज्तबा खामेनेई को ट्रंप ने अस्वीकार्य कहा था, आज उसी के आगे घुटने टेकने को मजबूर हैं, क्योंकि ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, ना ही ईरानी शासन झुका। दूसरी तरफ जो हॉर्मुज़ युद्ध से पहले पूरी दुनिया के लिए फ्री था, अब वहां ईरान टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। और ट्रंप 99% फ्री हॉर्मुज़ पैसेज के नाम पर जीत का झूठा नैरेटिव गढ़ने के बावजूद बैकफुट पर हैं। फिर भी अमेरिकी जनता के बीच अपनी जीत की फेक न्यूज़ फैलाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा हम नहीं कह रहे। अमेरिका के एक सर्वे रिपोर्ट का दावा है कि ट्रंप लगभग हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं। इस रिपोर्ट में जानिए कैसे। सर्वे के मुताबिक 37% अमेरिकियों का मानना है कि ईरान के साथ हुआ समझौता ईरान के पक्ष में था। यानी कि 37% अमेरिकी जनता ये मान रही है कि ईरान को डील से ज्यादा फायदा हुआ। 64% अमेरिकियों का मानना है कि ईरान जंग से निपटने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असफल रहे। 69% अमेरिकियों का मानना है कि ईरान दोबारा परमाणु हथियार बनाएगा। मतलब साफ है कि अमेरिकी जनता ट्रंप के ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकने के दावे को नहीं मान रही। ट्रंप ईरान से समझौते की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बता रहे हैं, लेकिन वही हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो युद्ध से पहले फ्री था, लेकिन अब फ्री नहीं रहेगा। और ईरान उसी हॉर्मुज़ के लिए ओमान के साथ मिलकर नई व्यवस्था तैयार कर रहा है। ओमान ने अस्थायी तौर पर नया रास्ता और IMO से इजाजत लेकर क्रॉसिंग का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत फिलहाल कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन भविष्य में ओमान और ईरान मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पैसेज पर फीस लगा सकते हैं, जिसके तहत ईरान ओमान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही मुहैया कराने की बात की और अपने जल क्षेत्र की संप्रभुता पर जोर दिया। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास अब कोई न्यूक्लियर क्षमता नहीं होगी। ईरान भी इस शर्त पर सहमत हो गया है और ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर निरीक्षण के लिए IAEA को इजाजत भी दे दी। लेकिन इसके विपरीत ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण के किसी भी दावे से इनकार कर दिया। ईरान ने स्पष्ट कह दिया है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। बिना आर्टिकल 13 के पूरा हुए किसी भी मुद्दे पर बात नहीं होगी। साथ ही IAEA के निरीक्षण के दावे को सिरे से नकार दिया है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के साथ हुए समझौते का हिस्सा नहीं। ईरान की मिसाइलों पर चर्चा समझौते में शामिल नहीं और ना ही कभी होगी। अगर हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइलें नहीं होती तो इजराइल और अमेरिका ने ईरान को बर्बाद कर दिया होता। पहले ईरान में हारे, अब अमेरिकी संसद में खुद को हर मंच पर विजयी घोषित करने का स्वांग रचने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह उनकी नीतियां हैं। इन नीतियों की वजह से कई रिपब्लिकन सांसद भी ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं और यही वजह है कि संसद में बहुमत होने के बाद भी ट्रंप के खिलाफ वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास हो गया है।
अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास हो चुका है, लेकिन ये ट्रंप के पक्ष में नहीं, विरोध में। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाइयों से अमेरिकी सेना को वापस बुलाएं। राष्ट्रपति तब तक ईरान के खिलाफ कोई नया सैन्य कदम नहीं उठा सकते जब तक कि अमेरिकी संसद आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा न कर दे। सीनेट में कुल 100 सीटें हैं, रिपब्लिकन के पास बहुमत है, उनके पास कुल 53 सांसद हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अपने 45 सांसद हैं। 2 स्वतंत्र सांसद भी डेमोक्रेट्स के पक्ष में वोट करते हैं। सीनेट ने 50-48 के अंतर से इस प्रस्ताव को पास किया, यानी 50 वोट ट्रंप के खिलाफ पड़े, जबकि 48 वोट उनके पक्ष में थे। ट्रंप की पार्टी में कुल 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया, जबकि एक सांसद वोट डालने पहुंचे ही नहीं। मैंने ईरान को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां वो सरेंडर करने को तैयार है, हमें लगभग कुछ भी देने के लिए राजी। पहली बार ईरान ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति के प्रति सम्मान दिखाया है। 4 हारे हुए रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ मतदान किया। अमेरिका ईरान की जंग के बाद से किम जोंग का हौसला और बढ़ गया है। अमेरिका को चुनौती देने वाला नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है। किम जोंग अब अपनी नेवी को परमाणु हमले में सक्षम बना रहे हैं। अपनी नौसेना को एक नया युद्धपोत सौंपने के दौरान किम जोंग ने कहा कि अब नॉर्थ कोरिया की नेवी न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहेगी। किम अपनी नौसेना को ताकतवर बना रहा है, नेवी को परमाणु हथियारों से लैस किया जाएगा। किम पानी के ऊपर से हमले की क्षमता को बढ़ाएंगे। चो ह्योन शिप घातक मिसाइलों से लैस है, शिप से क्रूज मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। किम ने अब 10,000 टन के युद्धपोत बनाने का ऐलान किया।